हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 12। सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स और कोड रहेगा 030। टाइम रहेगा आपका 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसमें आपको 34 प्रश्न मिलेंगे। तो ये आप अच्छे से एक बार निर्देश जो दिए गए हैं ये सारे अच्छे से पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका पेपर पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं। तो इस चीज़ से तो आप सभी फैमिलियर हैं, ठीक है। अब खंड क शुरू करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन बैंक से 10 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए उधार लेता है और धीरे धीरे चुका देता है। यह मुद्रा के किस कार्य को दर्शाता है? तो ये क्या है? स्थगित भुगतान का मापक है। क्या है बच्चों? ये स्थगित भुगतान का मापक, ठीक है। सेकंड का आंसर देखिए, देशीय घरेलू आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इसका ये आंसर रहेगा। थर्ड का आंसर आपका जो है डी रहेगा। तो आप ये अच्छे से पढ़ के और तब आप आंसर देखेंगे। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है आंसर देखिए। उसके बाद इसमें अथवा में दिया गया है, तो इसका अथवा का आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो तो केंद्रीय बैंक क्या कदम उठाएगा? तो बैंक जो है दर में कमी कर देता है और रेपो दर में कमी कर देता है। आपने सुनी भी होंगी ये चीज़ें। तो सी आ जाएगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ए ये जो है इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो फर्स्ट का आंसर सी रहेगा। सेकंड का आंसर जो है ये वाला रहेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। थर्ड का आंसर आपका 2 रहेगा। और में जो क्वेश्चन दिया गया है और का आंसर आपका डी रहेगा। फोर्थ का आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से अध्ययन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर बी रहेगा। दोनों ही कथन क्या हैं? ये असत्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, साधन भुगतानों का योग जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। 7th है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है? तो ए जो है इसमें क्या है, कौन सा विकल्प असत्य है आपको सही बताना है। तो ये विकल्प जो दिया गया है ए, ये क्या है? असत्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। 5th का आंसर आपका बी रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 6th का आंसर आपका बी रहेगा, नेशनल इनकम। 7th का आंसर आपका ए रहेगा, ए जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, निवेश गुणक का मूल्य न्यूनतम 1 और अधिकतम अनंत हो सकता है। कारण है, जब निवेश गुणक का मान 1 होता है तब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के का मान भी 1 होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर सी रहेगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर औसत बचत प्रवृत्ति का मान 0.2 हो और राष्ट्रीय आय 4000 करोड़ हो तो उपभोग होगा। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, 3200 करोड़। इसमें अथवा में दिया गया है, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सीमांत बचत प्रवृत्ति से ज़्यादा हो जाता है तो गुणक का मान क्या होगा? तो वो भी 2 से अधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इसका आंसर आपका जो, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू इज 0.2 एंड नेशनल इनकम इज 4000 मोर देन द वैल्यू ऑफ कंजप्शन विल बी। तो वैल्यू ऑफ कंजप्शन क्या रहेगी? 32 जो है करोड़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 3200 करोड़, ठीक है। उसके बाद और में दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा इसका, आपका आंसर ए ठीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में स्ट्रक्चर कौन से हैं? तो पूंजी जो है इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत सरकार की जन धन योजना, सभी घरों का कम से कम एक बैंक खाता खुला। इस योजना को अंतर्गत बैंक में जमा राशि से देश की राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको बताना है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बैंकों के पास जो जमा राशि है वो बढ़ जाएगी। अधिक बचत होने से निवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। तीसरा है, निवेश अधिक होने से क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी? बड़ी जो है वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कुछ इस तरह से पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कारण सहित बताइए दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो इसमें दिया गया है आपको, औसत बचत प्रवृत्ति कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और सेकंड है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 से अधिक हो सकता है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट जो है वो असत्य है और उसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। सेकंड जो है सत्य है और उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है एक अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई आय का 50% उपभोग पर खर्च किया जाता है। अगर निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अगला और देख लेते हैं। 13th, केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। ये हो जाएगा 12th और का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। हिंट दिया गया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो राष्ट्रीय आय परिवर्तन जो आएगा वो 1000 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में निम्न कार्य करता है। तो नंबर 1 दिया गया है बैंकर, यह सरकार की बचत को जमा करता है और सरकार को ऋण प्रदान करता है। दूसरा एजेंट है, यह भारत सरकार के एजेंट के रूप में सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों को खरीदता व बेचता है। और तीसरा है सलाहकार, आरबीआई भारत सरकार को विभिन्न वित्तीय मुद्दों पर सलाह प्रदान करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक कल्याणों को मापने का सही सूचक है। अपने उत्तर के पक्ष में 2 कारण बताइए। ठीक है, कि जो सकल घरेलू उत्पाद है आर्थिक कल्याण को मापने का सही सूचक है या नहीं है, इस बारे में बताना है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर लिखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद मापने का आर्थिक कल्याण मापने का सही सूचक नहीं है। तो इसमें आय का वितरण, जीडीपी की रचना, गैर मौद्रिक जो है विनिमय और बाह्यताएं और जनसंख्या दर, तो किन्हीं 2 की आपको सही व्याख्या करनी है जो इसके मापने का सूचक हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अगर एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है तो संतुलन कैसे स्थापित होगा। और अथवा में दिया गया है, निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में 600 करोड़ की वृद्धि होती है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो निवेश में वृद्धि का परिकलन करना है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो देखिए, जो 15th क्वेश्चन है उसका दिया गया है, अगर समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति से अधिक है तो अंतिम वस्तुओं की मांग पूर्ति से अधिक है। फर्मों के पास वांछित स्टॉक की कमी हो जाएगी। वांछित स्तर के स्टॉक को संतुलन में रखने हेतु फर्में जो है वो क्या करेंगी, फर्म जो है वो उत्पादन बढ़ाएगी, एएस में वृद्धि होगी और अंततः एएस = एडी होगा और संतुलन स्थापित हो जाएगा। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और निवेश में वृद्धि कितनी आएगी, 150 करोड़ आ जाएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका जो हिंदी में सॉल्यूशन है वो हमने करा दिया, वहाँ से आप हिंट ले सकते हो कि इसमें किस तरह का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण तथा मजदूरी व वेतन का मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो है आपको करना है। तो ये देखिए, इसमें कुछ इस तरह से दिया गया है, ये टेबल दी गई है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेज एंड सैलरी फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो ये जो है आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चे। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 16,400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अप्रैल जून की तिमाही में 23.9% की कमी आई। ऐसा कोविड में लॉकडाउन लगाने की वजह से हुआ। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने के लिए 2 राजकोषीय नीति जो भारत सरकार अपना सकती है उसका वर्णन करेंगे। और अथवा भी देख लेते हैं साथ में। एक अर्थव्यवस्था में सी जो है वो किसके बराबर है, 200 + 0.5 आय का उपभोग फलन है, जहाँ सी क्या है, उपभोग व्यय है, और वाई क्या है, राष्ट्रीय आय है। निवेश व्यय 400 करोड़ है और क्या ₹1000 करोड़ आय स्तर पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है। अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। 17 का फर्स्ट जो है ये हो जाएगा, करों में कमी। अगर भारत सरकार की करों में कमी कर दे तो प्रत्यक्ष कर में कमी, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तथा उपभोग बढ़ेगा जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। और अप्रत्यक्ष कर में कमी होने से वस्तुएं सस्ती होंगी और जिससे समग्र मांग में वृद्धि व उत्पादन की वृद्धि होगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, सरकारी व्यय में वृद्धि। अगर सरकारी व्यय में वृद्धि की जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और जिससे समग्र मांग में वृद्धि होगी। समग्र मांग में वृद्धि से क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो और में क्वेश्चन दिया गया है तो कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सी की वैल्यू आपको ये दी गई है, एस की यहाँ से हो जाएगी, संतुलन की स्थिति में ये करेंगे। अतः अर्थव्यवस्था जो है वो 1200 करोड़ के आय स्तर पर संतुलन में है, न कि 1000 रुपये के आय स्तर पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद खंड ख दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो 1921 के बाद आपको जो है भारतीय जनांकीय
संक्रमण के डैश चरण में प्रवेश करेगा, तो द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर ए रहेगा, केवल कथन एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो सेक्शन बी है इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सेकंड 18 का सेकंड होगा और 19 का आंसर आपका ओनली स्टेटमेंट 1 हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का आंसर आपका ए रहेगा। इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो 20th का ए हो जाएगा। उसके बाद 21st का शिक्षा लोगों में वृद्धि करती है, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। लोगों में वृद्धि करती है, उत्पादकता में, आय में और कौशल तीनों में करती है। मानव पूंजी में शामिल है, तो आपको बताना है मानव पूंजी में जो है शामिल क्या है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि मानव पूंजी में क्या शामिल है, इनमें से सही विकल्प आपका कौन सा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपका इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एजुकेशन इंक्रीजेज पीपल ऑल ऑफ द अबव एंड ह्यूमन कैपिटल इंक्लूडेड, आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको सही जोड़े को पहचानिए। ठीक है, तो इनमें कौन सा जोड़ा सही है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर फर्स्ट ए जो है नाबार्ड और 1982 में स्थापना हुई, तो ये जोड़ा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान में पूर्ति करें, तो क्या आ जाएगा 1921 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, सही विकल्प बताना है। तो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है, जनसंख्या में वृद्धि। बाकी उर्वरक, कृषि के लिए नई रणनीति, उच्च उत्पादकता के बीज, ये सब जो है किससे संबंधित है, ये हरित क्रांति से संबंधित है। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना वर्ष कौन सा है, तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है यहाँ से देख लेंगे। फर्स्ट का आंसर आपका ए रहेगा, 23rd का 1921, 24th का डी रहेगा, 25th का ए रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण देने हेतु सरकार ने प्रयोग किया, सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, सूक्ष्म वित्त की योजना निम्न द्वारा विस्तार की जाती है, तो इसमें आ जाएगा आपका ए स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश शासन द्वारा आधारभूत संरचना के विकास में किन 2 कारणों का उल्लेख व व्याख्या करनी है। साथ में दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आधारभूत संरचना के विकास के लिए 2 कारण, और 1991 में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र पर भारत सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं उनके बारे में व्याख्या करनी है। तो यहाँ से करेंगे 28 का फर्स्ट जो है उसका आंसर, सड़कों के निर्माण सेना को गतिशीलता प्रदान के लिए किया गया, रेलवे का निर्माण कच्चे तथा तैयार माल के आवागमन हेतु। उसके बाद देश पर प्रभाव पूर्ण नियंत्रण और प्रशासन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कच्चे माल को ब्रिटेन पहुँचाना, ये सारे जो है उनके कार्य दिए गए हैं। अथवा में जो क्वेश्चन हमने किया वित्तीय सुधार के लिए, तो रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन किया गया, निजी बैंकों का उदय हुआ, विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि की गई और व्यावसायिक बैंकों के विस्तार प्रक्रिया में सरलता की गई। तो ये आंसर आपके वित्तीय सुधार में आ जाएंगे, कोई भी 2 को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च उत्पादकता और उत्पादन मानव संसाधनों में निवेश का परिणाम होता है, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण सहित उत्तर आप बताइए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, तो ये आपका 26 का सी हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये 28th क्वेश्चन हो गया। और 29th क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन। तो आपका आंसर रहेगा कि ये कथन सत्य है, मानव संसाधन में निवेश से कुशलता में वृद्धि होती है, मानव संसाधन में निवेश से रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, मानव संसाधन में निवेश से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है और उपरोक्त कारणों से उत्पादन और उत्पादकता है दोनों में ही वृद्धि होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, और वैश्वीकरण के भारत पर पड़ने वाले 2 सकारात्मक प्रभाव बताने हैं। अथवा भी देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण की व्याख्या आपको करनी है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन क्या है, एंड एक्सप्लेन 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग अडॉप्टेड बाय इंडियन इकोनॉमी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है वैश्वीकरण का क्या मतलब है। वैश्वीकरण का अभिप्राय है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो हमारी है उसको व्यापार और पूंजी के आवागमन पर प्रतिबंध को हटाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है। ठीक है, सकारात्मक जो प्रभाव हैं वो क्या रहेंगे, उन्नत तकनीक, उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर जो है वो दिए जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिकीकरण में कौन सी बातें शामिल हैं। तो आधुनिकीकरण में नई तकनीक जो होती है, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट किया जाता है। आधुनिकीकरण का उद्देश्य नई तकनीकी के प्रयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना होता है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। आधुनिकीकरण के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ज़रूरी है, जैसे कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना, उन्हें उनके अधिकार देना। ठीक है, समाज जब तक अधिकार सभ्य और समृद्ध होगा तब तक ये कार्यस्थल पर महिलाओं के कौशल का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विभाजन की भारतीय कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, विभाजन का। ठीक है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य है, ये बताना है। और दूसरा है, स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी थी, ये आपको वर्णन करके बताना है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिवीजन ऑफ इंडिया डिड नॉट अफेक्ट द इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटमेंट, इज इट ट्रू एंड और फॉल्स, क्लैरिफाई करना है। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 31 का ए पार्ट है, दिया गया कथन जो है वो असत्य है कि जब विभाजन हुआ था तो उसका कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ये असत्य है। देश का अच्छा सिंचित और उपजाऊ भूमि जो है वो कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया था। और जूट उत्पादन करने वाली अधिकांश भूमि जो है वो कहाँ चली गई, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी, इसीलिए काफ़ी जो है इफेक्ट हुआ था। उसके बाद है 50, क्या जो इंडियंस थे ब्रिटिश के समय में जो व्यापार था वो कैसा था, तो 50% से अधिक व्यापार केवल ब्रिटेन के साथ था। भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक था। ठीक है, कच्चा माल निर्यात करता था और रॉ मटेरियल और निर्मित वस्तुएं जो हैं वो मंगवाई जाती थी। भारत का विदेशी व्यापार अधिशेष में था और स्वेज नहर खुलने से ब्रिटेन के साथ क्या हुआ था, व्यापार में वृद्धि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं। बी है इसका पार्ट, किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, व्याख्या करें। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। ठीक है, तो ये 32 क्वेश्चन था। अब इसमें 32 का ए है, व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट बेचने में। तो देखिए, कृषि विपणन जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर फसल का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, परिवहन, पैकिंग, देश के विभिन्न भागों में वितरण से है। ठीक है, जिसके अंदर कृषि से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं या कृषि विपणन कहते हैं। इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसमें समस्याएं आती हैं कि बाजार सूचना का अभाव रहता है, संग्रहण सुविधाओं का अभाव है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है, बड़े व्यापारियों द्वारा क्या की जाती है, हेरा फेरी बहुत की जाती है और छोटे किसान जो है उनमें पिसके रह जाते हैं। और परिवहन का अभाव है, चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में इतना समय लगता है कि वो चीज़ें रास्ते में ही ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, किसानों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, औद्योगिक नीति अधिनियम 1956 में लिए गए प्रमुख कदमों की व्याख्या करनी है और 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एंड क्रिटिकली एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में स्टार्ट हुआ, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो औद्योगिक नीति अधिनियम 1956, इसमें मेन जो पॉइंट आपको लिखने हैं, पहला है उद्योगों का वर्गीकरण अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी में किया गया। सेकंड, औद्योगिक लाइसेंस नीति जो थी उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और सी है लघु और कुटीर उद्योग जो हैं उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये था औद्योगिक नीति अधिनियम 1956। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट में आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला है बढ़ती बेरोजगारी, दूसरा है कृषि की उपेक्षा, तीसरा है औद्योगिक विकास का निम्न स्तर, चौथा है उपभोक्तावाद का प्रसार और पांचवा है असंतुलित विकास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ना है और उसी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं। तो ये जो दिया गया है आपको मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, उसके बारे में दिया गया है और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से पढ़ सकते हो पैराग्राफ जो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप पढ़ सकते हो पूरा। क्वेश्चन दिए गए हैं, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर बताना है और मानव पूंजी निर्माण में आने वाली 2 चुनौतियों का वर्णन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, डिस्क्राइब 2 चैलेंजेस इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ से करेंगे भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी कौन सी है, इसमें वो सारी आगतें शामिल हैं जिनकी जो है हमें आवश्यकता होती है, जिनकी आवश्यकताएं हमें होती हैं, जैसे मशीन, कारखाना, कच्चा माल। और मानव पूंजी क्या है, इसका अर्थ लोगों में व्यापक जो दक्षता है, शिक्षा है, ज्ञान है, वो क्या कहलाती है, मानव पूंजी कहलाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी।
ठीक है। भौतिक पूंजी का उपयोग कौन करेगा? मानव करेगा। तो इसीलिए मानव पूंजी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों के पास निपुणता नहीं होगी, दक्षता नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा सकता एक अच्छे तरीके से। तो भौतिक पूंजी के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए मानव पूंजी जो है वो क्या है? आवश्यक है। अब मानव पूंजी के निर्माण के सामने चुनौतियाँ क्या हैं? एक तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जिसकी वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। लोग जो है वो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। संसाधन का अभाव है, ठीक है। बुद्धिजीवी अपवन है और मानव शक्ति प्रतिभा पलायन का मतलब क्या है कि जो लोग जो अच्छे पढ़ जाते हैं, आपने देखा है कि फ़ॉरेन जाने का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो यानी जो प्रतिभा होती है वो अच्छे पैसे कमाने के लिए, अच्छी इनकम के लिए वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी सेवाएँ जो है वो देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वो हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। मानव शक्ति नियोजन की कमी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आपने आंसर किस तरह से लिखने हैं, कितना एक्सप्लेन उसको करना है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। क्लियर है? जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें बुलेट पॉइंट जो है वो देकर आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती हैं और ये चीज़ें जो है आपके फाइनल पेपर में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक पेपर में, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।